राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, ये दोनों हमारे चैनल्स हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं आज। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। भाई साहब पिछले दिनों एक समाचार बड़ी प्रमुखता से छपा बिहार के अखबारों में कि तेजस्वी यादव अपनी क्रिश्चियन पत्नी के साथ लंदन गए हैं क्रिसमस मनाने और न्यू ईयर सेलिब्रेट करके वापस लौटेंगे। अर्थात वो लगभग 25-26 दिन लंदन में रहेंगे। दिसंबर का पूरा महीना तेजस्वी जो है लंदन में बिताएंगे। और उधर बिहार में चुनावी हार को लेके राजद की समीक्षा बैठकें चल रही हैं, पर तेजस्वी उनमें भाग नहीं ले रहे हैं। वो लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। और एक और इंटरव्यू आया है सर कपिल सिब्बल जी के साथ। कपिल सिब्बल जी ने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उसमें उन्होंने तेजस्वी का इंटरव्यू किया है, कपिल सिब्बल साहब ने। और उसमें तेजस्वी जी ने ये दोषारोपण किया है कि साहब हमारी तो योजनाएं बहुत अच्छी थी, हमारी तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जनता हमारे साथ थी, परंतु इलेक्शन कमीशन ने कुछ धांधली करके वोट चुरा लिया और एनडीए को जिता दिया, वरना एनडीए जीत नहीं रही थी। सर आपको नहीं लगता कि तेजस्वी भैया हूबहू राहुल जी के मतलब चिन्हों पे चल पड़े हैं? चुनाव लड़े और भाग गए लंदन, चुनाव लड़े और भाग गए कोलंबिया। अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरे पर दोषारोपण और वही झूठ, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कहेंगे सर? कई पहलू हैं बाबा जी, आपके दर्शकों को भी और आपको भी प्रणाम। इस पूरे विषय के कई पहलू हैं और सभी को समग्रता में देखने की जरूरत है। एक तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये सब वंशवादी परंपरा से आए हैं, यानी पैराशूटर हैं। कभी जिंदगी में इन्होंने संघर्ष तो किया नहीं है, अभाव तो देखे नहीं है, आम पब्लिक के बीच में तो रहे नहीं हैं। तो आम पब्लिक कैसे सोचती है, किन स्थितियों परिस्थितियों में रहती है, कैसे वो अपनी आजीविका जुटाती है, कैसे परिवार का भरण पोषण करती है, और किस तरह एक आम कार्यकर्ता किसी भी दल का वो नीचे से काम करते हुए और ऊपर तक आता है, ये इनको अंदाजा भी नहीं है। उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। आपने जिक्र किया कि वो लंदन गए हैं अपनी क्रिश्चियन पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। ये लालू यादव, नीतीश बाबू, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के तमाम लोग उस समय समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जेपी नारायण के आंदोलन से निकले थे। जेपी नारायण का जो स्वप्न था, जो उन्होंने जिस तरह का भारत, जिस तरह का समाज की कल्पना की थी, वो तो अब छोड़ ही दीजिए। नीतीश जैसे कोई विरले ही हैं जिन पर किसी तरह का दाग नहीं है, 20 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहने के बावजूद। 20 साल तो नहीं, कुछ कम, लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन पर कोई उस तरह का आरोप नहीं है जैसा मुलायम सिंह यादव पर भी लगा कि हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली, और केवल अपने लिए ही नहीं बनाई, बल्कि अपने जो भी रिश्तेदार थे, करीबी भाई बंद थे या उनके लड़के जो भी हैं,
सबको उन्होंने ऊंचे-ऊंचे पदों से भी नवाजा और सबको खुल कर के खेलने का मौका दिया, कमाने-धमाने का मौका दिया। जिन तेजस्वी की हम चर्चा कर रहे हैं, उन तेजस्वी के पिता लालू यादव, जिनके अगर शुरू के आप चित्र निकाल करके देखें, जब एक झोपड़नुमा घर में रहते थे और जो पर्दे दिख रहे हैं उन घरों के, वो भी उससे भी दरिद्रता, गरीबी दिखाई देती है। साफ-साफ दिखाई पड़ती है कि कितने गरीब बैकग्राउंड से थे। लालू यादव खुद अपने पुराने इंटरव्यूज में कहते थे वो तो ग्वाले थे, वो तो गाय भैंस चराते थे एक जमाने में। तो सवाल ये है कि आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहे, आपकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, और मुख्यमंत्री होने का मतलब ये है क्या कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की आप संपत्ति बना लें, जुटा लें? ये एक तर्क दिया जाता है कि साहब जब आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दैनंदिनी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो दौरे होते हैं पार्टी नेताओं के, उनके लिए तमाम दूसरी चीज़ों के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। पर पार्टी के अलावा जो निजी संपत्ति बनाई जाती है या बनाई गई है, वो किस हक से बनाई गई है, किस कानून के तहत बनाई गई है? और 2-3 बार रेल मंत्री रह करके, दोनों बार आपने जो ठगी की है, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, उसमें पहले तो आप खुद एक मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाले में फँसे, लेकिन रेल मंत्री रहते हुए जो आपने भ्रष्टाचार किया, उसमें तो आपने अपने परिवार को भी लपेट लिया। अब सारा परिवार एक साथ अदालतों की तारीखें भुगतता हुआ देखा जाता है। वैसे सुबह ही सुबह लालू यादव अपने सुरक्षा कर्मियों, अंगरक्षकों के साथ टहलते हुए दिखाई देते हैं, गर्दन सीधी करके चलते हैं, ठीक-ठाक मस्त चाल चलते हैं। लेकिन जब अदालत में पेश होते हैं तो व्हील चेयर पर बैठ करके प्रस्तुत होते हैं। तो ये नाटक नौटंकी साहब अदालतें भी देखती हैं, देश भी देखता है कैमरों के ज़रिए, आपके मतदाता भी देखते हैं। आप किस तरह की वैभवपूर्ण और विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। नया वर्ष मनाने या बड़ा दिन मनाने के लिए आप कैसे क्रिश्चियनिटी को ओढ़ते हुए, स्वीकार करते हुए लंदन जा रहे हैं, ये भी खबरें आप सब पढ़ लेते हैं। और ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है साहब। मिनटों में खबरें जो हैं वो कहीं से कहीं पहुँचती हैं और चित्रों के और वीडियो के साथ पहुँचती हैं। ठीक है, एआई जनरेट बहुत सारी फेक वीडियो भी आजकल तैरती हैं रहती हैं, लेकिन अब दर्शक जो आम मतदाता है वो सही क्या है और गलत क्या है इसका अंतर करना तो उसको आ गया है। जो फेक एआई वीडियो बनाए जाते हैं उनकी पहचान आसानी से हो जाती है और जो रियल होते हैं उनका उनकी जानकारी भी हो जाती है। तो ये जो कपिल सिब्बल वाला पहलू है, उनका जो इंटरव्यू है, कुछ भटकती हुई आत्माएँ हैं बाबा जी इस देश में, और वो भटकती हुई आत्माएँ कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य, कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे, फ्रस्ट्रेशन निकालने के तौर तरीके, मंच वो ढूँढ लेते हैं। कोई उनको अपने मीडिया हाउस में नहीं बुलाता है या हमारे और आपके जैसे लोग उनको नहीं पकड़ते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपना ही यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया जाए। और जो उनका एजेंडा अदालतों में भी दिखाई देता है, वो किस-किस तरह के लोगों के केस पकड़ते हैं, लड़ते हैं और उससे सैकड़ों, हज़ारों करोड़ रुपया बनाया है उन्होंने। वो साइड में चलता रहेगा, पर जो मूल एजेंडा है, वो चलाने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल ही शुरू कर दिया जाए। बीच में आपको याद होगा बरखा और कुछ लोगों को लेकर के उन्होंने एक मेन स्ट्रीम का चैनल भी शुरू किया था।
लेकिन जब 2014 में कांग्रेस की सरकार ना बन करके और नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, तो वो चैनल उन्होंने बंद कर दिया। शायद तिरंगा नाम से था। बरखा से भी इनकी बात बिगड़ी। बहुत सारे जो रिपोर्टर और एडिटर भर्ती कर लिए थे, वो भी रातों रात सड़कों पर आ गए थे। उनके लिए भी दूसरी जगह रोजगार ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ था। कुछ तो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। तो ये लोग एक्चुअल में इन मंचों के जरिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कपिल सिब्बल अगर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं और बहुत सारे केसेस में उन्होंने गांधी नेहरू परिवार को संकटों से अगर बचाने में भूमिका निभाई है, तो कम से कम इतने पढ़े लिखे तो ये होंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो इनको ये भी पता होगा कि अगर फेक तरीके अपनाए गए हैं, गलत तरीके से अगर कोई पार्टी जीत गई है और किसी को हरा दिया गया है, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून भी तो हैं, या नहीं है बाबा जी? कायदे कानून तो हैं। जी। कानून अगर है, तो फिर कपिल सिब्बल इंटरव्यू करने के बजाय तेजस्वी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगा देते? या बिहार हाई कोर्ट चले जाइए। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आपको सिर्फ गाल बजाना है। आपको केवल नैरेटिव सेट करना है। आपको लोगों को मूर्ख बनाना है एक्चुअल में। इसलिए आप इस तरह के इंटरव्यूज करते हैं, और बजाय इसके कि आप गर्दन नीची करके जो जनता ने आदेश दिया है उसको स्वीकार करें, उसको शिरोधार्य करें और ये कहें कि हम मंथन करेंगे कि कहाँ गलतियां रही हैं, हमारे आचरण में कहाँ गड़बड़ियां रही हैं, हमारी कोशिशों में कहाँ गड़बड़ी रही है, हम पब्लिक से संवाद स्थापित क्यों नहीं कर पाए, उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए। बजाय इसके कहने के आप कपिल सिब्बल जैसों के बहकावे में आकर के अगर अनाप शनाप बोलना शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, इन्हीं तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में मैंने बोलते हुए सुना है, और वहां बड़ी शालीनता के साथ में ये नए स्पीकर का भी सम्मान कर रहे थे। उनके चुने जाने पर अ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे थे, उनसे सहयोग की अपेक्षा भी कर रहे थे, उनको सहयोग का आश्वासन भी दे रहे थे। सरकार जो नई बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, सरकार तो पुरानी है, पर दोबारा चुनाव जीतने के बाद फिर से ऑफिस संभाला है, उसका भी अभिनंदन कर रहे थे। वो जो भाव था तेजस्वी का, उसकी सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी भी तारीफ कर रहे थे कि चलो झटका लगने के बाद ऐसा लगता है कि बुद्धि शुद्धि हो गई है। लेकिन ये कपिल सिब्बल जैसे लोग, इनको अगर ये सही रास्ते पर आना भी चाहें, विनम्रता से अगर जनादेश को शिरोधार्य करना भी चाहें, तो ये होने नहीं देंगे। ये इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये एक भ्रम का वातावरण बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा चुनाव आयोग है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी संसद है, हमारी सरकार है, इनके प्रति एक अविश्वास का भाव पैदा बनाए रखना चाहते हैं और एक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और कुछ बाहरी भीतरी ताकतें भी लगी हुई हैं। पर भाई साहब, मेरी एक शंका है, जरा उसका निवारण कीजिए आप। इस बार चुनाव से एक हफ्ता पहले बिहार में छठ का पर्व मनाया गया। लालू यादव जी के परिवार के पूरे खानदान के किसी भी व्यक्ति ने छठ नहीं मनाई, या उनकी महिलाओं द्वारा छठ मनाए जाने की कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई कुछ ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ पूरे बिहार में। परंतु हैलोवीन मनाते हुए लालू जी के पूरे परिवार की, लालू जी की बेटियों की, खुद लालू जी की वीडियोस और फोटोग्राफ्स रिलीज की गई कि लालू जी हैलोवीन मना रहे हैं। और अब तेजस्वी का बाकायदा एलानिया
ऐलान करके क्रिसमस मनाने के लिए सब परिवार लंदन जाना। फिर क्या इसके पीछे आप कोई डिजाइन देखते हैं क्या, या ये ऐसी नेचुरल स्वाभाविक है, इसमें कोई क्या कोई इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, ईश्वर करे जो आप कह रहे हैं वो ना हो। लेकिन ये बात तो सही है कि लालू के वीडियो आए थे, विजुअल आए थे बच्चों के साथ। हम्म। परिवार के भीतर एक जंग छिड़ी हुई है, ये हमने पिछले दिनों देखा। रोहिणी हो, राजलक्ष्मी हो, जो दूसरी बेटियां थी, उनका घर से निकल करके जाना, और रोहिणी का तो सीधे कैमरों पर बात करना संजय यादव के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में, तेजस्वी के भी बारे में, और ये बताना कि चप्पल उठाई गई, चप्पल फेंकी गई मेरे ऊपर। चप्पल फेंकने की हिम्मत संजय यादव में तो हो नहीं सकती है, जी। या एक एक जो मुस्लिम चेहरा जिस पर हत्या का आरोप है, अ, उसकी भी नहीं हो सकती है। तेजस्वी पर ये आरोप चस्पा हो सकता है, या क्या माताजी ने ऐसा कर दिया? क्योंकि तेज प्रताप की जो पत्नी थी, ऐश्वर्या, उसने भी आरोप लगाया था। जब उसको घर से निकाल दिया गया था तो बाहर कैमरों पर उसने भी आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने मुझे पीटा है। ये दूसरा मौका था जब रोहिणी ने बाहर आकर के कहा, और एक्चुअल में दुनिया को बताया कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक चल नहीं रहा है। बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रह गया है, इसका मतलब। एक जो संस्कार होता है, एक जो हमारी संस्कृति है, समृद्धशाली संस्कृति है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है। और जब आपके मूल संस्कार में भटकाव आ जाए या मूल संस्कारों का पतन हो जाए, आप छोटे-बड़ों का सम्मान जो है, लिहाज़ खत्म हो जाए किसी परिवार में, तो इसका मतलब ये है कि भटकाव तो है। अब ये भटकाव क्या बहू के आने के बाद हुआ है? हम तो चूँकि जानते नहीं हैं बहू को, उनके विचारों को, उनके आचरण को, इसलिए हम उसको दोष दें, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ घट रहा है, वो अस्वाभाविक तो है, चिंताजनक तो है। और तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के बीच में झगड़ा होना, तेजस्वी अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर सकता है, तेज प्रताप नहीं कर सकता है। तेज प्रताप को वहीं शादी करनी पड़ेगी जहां लालू जी चाहते हैं या जहां परिवार चाहता है, और तेज प्रताप ऐश्वर्या को अपना नहीं पाया। उसका नतीजा सारे बिहार ने देखा है और देश ने भी देख लिया बाद में कैमरों पर। तो कुछ तो परिवार में बाबा जी चल रहा है। अब ये कहाँ किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ परिवार गैर जातियों में शादी करने के बाद भी सामान्य बने रहते हैं, या गैर धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ रिश्ता बना करके भी सामान्य बने रहते हैं। कुछ लोग सामान्य नहीं बने रह पाते हैं। वैसा ही कुछ इस समय लालू जी के परिवार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अंतिम एक टिप्पणी। उत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा करारा झटका लगा। हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, बंगाल राजस्थान में भी। बंगाल में भी। भाजपा ने तुरंत कोर्स करेक्शन किया, तुरंत अपनी गलतियों की समीक्षा की और चुनाव में हुई हार का मूल कारण ढूंढा, उस पर काम किया, और वो महाराष्ट्र में भी क्या जबरदस्त विजय हासिल की, हरियाणा में भी की, दिल्ली में भी की, और अब बिहार में। एक तरफ इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो बीच चुनाव अभियान में छोड़ के चले जाते हैं कोलंबिया, एक एक महीने की
छुट्टी या जो भी अज्ञातवास में चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि अब ईवीएम हैक हो गई या इलेक्शन कमीशन बिक गया है और वोट चोर गद्दी छोड़। सर ये अपनी गलतियों पे काम करना ही नहीं चाहते। जो मुझे सचमुच मैं बताऊं कि मुझे तेजस्वी के इस इंटरव्यू से, कपिल सिब्बल को दिए गए इंटरव्यू से बहुत निराशा हुई। मैंने कहा ये आदमी न तो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, न अपने हार के कारणों की सही समीक्षा कर रहा है, न ये सचमुच हार का कारण जानने में इच्छुक है। क्यों वोट नहीं मिला, पब्लिक ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, और 20 साल बाद भी एक व्यक्ति को प्रो इनकम्बेंसी है। तुमने इतने बड़े बड़े चुनावी वादे किए, इसके बावजूद पब्लिक ने तुमको सर वोट नहीं दिया, और तुम दोष दे रहे हो लोगों को। अपनी गलतियां न ढूंढने में इंटरेस्टेड हो, न सुधारने में इंटरेस्टेड हो। और पूरे इंडिया अलायंस का यही हाल है। जी, अंतिम टिप्पणी सर। देखिए बात ऐसी है, आपने बहुत बड़ा विषय उठा दिया। ये गलती आप मान रहे हैं उनकी, और हम मान रहे हैं। हम इस पर प्रोग्राम करते रहते हैं, वो तो अगले गलती मानते ही नहीं। उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती है कोई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला होता है कि अगर कहीं हार हो रही है या अपेक्षा अनुरूप नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो वो बैठ कर के माथापच्ची करते हैं। कई स्तरों पर रिपोर्ट मंगाई जाती है, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक मंगाया जाता है कि भाई क्या हुआ। इन लोगों को तो लगता है कि जो आ जाए ठीक है, नहीं आ रहा है तो जाए घेरे में। अच्छा, इनकी मौज मस्ती में कोई कमी देखते हैं क्या आप? ईश्वर की कृपा है, वो सत्ता में है या नहीं है, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा या तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों को कैबिनेट दर्जा मिला हुआ है, रहने को बढ़िया कोठी मिली हुई है, एक को दिल्ली में, एक को पटना में। जब चलते हैं तो आगे पीछे 30-35 गाड़ियां, 50 गाड़ियां चलती हैं, एस्कॉर्ट चलता है, बढ़िया सिक्योरिटी मिली हुई है, चार्टर प्लेन में उड़ते हैं, जब चाहते हैं तब विदेश घूम आते हैं, कोई रोक नहीं टोक नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। जनता जाए भाड़ में, और चैनल वाले भी बैठ करके रोते रहें। उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सत्ता में जब भी आते हैं, उसके बाद इन पर लूटपाट करने, भ्रष्टाचार करने, पैसा अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगता है। सरकारें आती हैं, एजेंसियां सक्रिय होती हैं, आरोप पत्र पेश करती हैं, वो सालों साल जो है वो कोर्ट की मर्जी पे सब चलता रहता है। बाबा जी, याद करिए, शायद 13 जुलाई को ये जो नेशनल हेराल्ड घोटाला था, इसमें सुनवाई पूरी हो गई थी दोनों पक्षों की, यानी बचाव पक्ष और जो अभियोजन पक्ष है। संज्ञान लेना है बस कोर्ट को, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। 13 जुलाई के बाद कोर्ट ने कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कि हम 28 या 29 जुलाई को इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे। सुनवाई पूरी हो गई थी, आगे सुनवाई नहीं होनी थी। फिर 28-29 जुलाई को कोर्ट बैठी और उसने कहा कि 8 अगस्त को देखते हैं। फिर 8 अगस्त को कोर्ट बैठी, फिर कहा कि नहीं, 29 नवंबर को। पूरा अगस्त गया, पूरा सितंबर गया, पूरा नवंबर भी गया। 29 नवंबर को फिर कोर्ट बैठी
और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर को इस पर बात करेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे। क्यों? 4-4 तारीखें केवल संज्ञान लेने के लिए क्यों दी जा रही हैं? इन लोगों को पता है कि ये खानदान विशेष से हैं, पृष्ठभूमि विशेष से हैं, इनकी मौज-मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। इनको पता है कि सिस्टम में हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले बहुत लोग बैठे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी ना राहुल गांधी को, तब संसद सदस्यता भी चली गई थी, बंगला भी चला गया था, बड़ी छिछालेदार भी हुई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो राहत मिल गई, संसद सदस्यता बहाल हो गई, बंगले के लिए भी ऑर्डर हो गया। तो इन लोगों के दिमाग खराब नहीं होंगे तो क्या होगा? और कपिल सिब्बल जैसे लोग तो बैठे ही हैं, इनको ये बताने के लिए कि तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो ये अपनी गलती क्यों मानेंगे? जी। तो सर बात वही है कि मुझे लगता है कि चाहे राहुल जी हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे अखिलेश हों, ये लोग सिर्फ अपने माता पिता की दी हुई विरासत की राजनीति को शौकिया तौर पे कर रहे हैं। दे आर नॉट पैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स, और ना इनको अपने वोटर ना अपने कार्यकर्ता की कोई परवाह है। बस वही सुबह 12 बजे सो के उठे, एक ट्वीट किया, एक आध किया, कोई शाम तक एक आध कोई कार्यक्रम हुआ, फिर शाम को पार्टी शार्टी की, सो गए, और सुबह अगले बाबा दिन जी, फिर 12। जी अब बाबा जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2004 से 2014 तक मनमोहन की सरकार थी, जी जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या किया उन्होंने? या जब लालू यादव और राबड़ी देवी का 15 साल का शासन था, बिहार में सारी बेरोजगारी दूर कर दी थी क्या? सबके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए थे क्या? तब किस तरह के नरसंहार हुआ करते थे, जातीय संघर्ष होते थे, भूल गए क्या हम लोग? मुलायम सिंह यादव के रहते हुए कार सेवकों पर किस तरीके से गोलियां चलवाई गई थी, सरयू किस तरह लहू में सन गई थी, अयोध्या की गलियों में किस तरीके से खून बहा गया था, किस तरह माफिया, किस तरह गुंडे बदमाश उन्होंने जीना हराम कर दिया था माँ बहन बेटियों का, भूल गए क्या हम लोग? इन लोगों का जन सरोकारों से, जनता की सेवा से, देश की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं हर वर्ग की कि यही बदलाव कर सकते हैं, यही देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए ये जितने खानदान जिनके हम इस यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खानदानों को बचाने के लिए, अपने खानदानों की विरासत को बचाने के लिए, ऐश लूटने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए माथापच्ची करती है कमी बेसी रहने पर कि उनको लगता है कि थोड़े और प्रयास होते तो हमें फला प्रदेश में भी या और जरा ठीक तरीके से जनता की सेवा का अवसर मिल जाता, कुछ कमी रह गई। तो वो जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जी लोग अपनी मौज-मस्ती को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। यही अंतर है। तो सर वही बात है, मेरे एक मित्र हैं, वो कहा करते हैं कि कुछ लोगों के लिए समाज सेवा राजनीति एक मिशन है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ वो कमीशन है। वो सिर्फ कमीशन के लिए ही इस राजनीति में आए हैं, उसी के लिए चुनाव लड़ते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। सर आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जी, श्री राम। बहुत जय श्री राम।